हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, ये आपके केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर बनता है और ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो चलिए इसमें आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास में हम जो है अल्कोहल, जो आपका एथिल अल्कोहल है, जिसे आप एथेनॉल कहते हैं, जिसका फार्मूला CTH5OH होता है या इसी को CH3CH2OH कहा जाता है। तो एथिल अल्कोहल निर्माण की सामान्य विधियां कौन सी हैं, यानी एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन विधियों द्वारा एथिल अल्कोहल बनाए जाते हैं और इनके भौतिक और रासायनिक गुण को भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना अभी एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है, और साथ में इनके दो उपयोग भी जानने वाले हैं। देखो बच्चों, इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर मेथिल अल्कोहल को बनाने की विधि और उनके सामान्य भौतिक एवं रासायनिक गुण बताए गए हैं। साथ में इसके पहले के जितने लेक्चर्स बनते हैं सबके वीडियोस जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां जा करके आप सभी वीडियोस को देख करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एथिल अल्कोहल कौन कौन सी विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो देखो भाई, एथिल अल्कोहल अगर देखा जाए तो जो एथिल अल्कोहल होता है, ध्यान समझिएगा, जो एथिल अल्कोहल होता है ये जितने भी शराब होते हैं सभी शराबों का मुख्य अवयव होता है। किसका? सभी शराबों का मुख्य अवयव होता है और ये शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वनीकरण द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। जितने भी शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं इनका किण्वनीकरण करके जो है इसको बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों में सबसे पहली विधि है एथिल अल्कोहल बनाने की कि एथिल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। देखिए, एथिल हैलाइड के जल अपघटन। भाई एथिल हैलाइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हैलाइड मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब भाई कोई हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। एथिल कह रहा है, इसका मतलब हमारा जो होगा C2H5 और हैलाइड कह रहे हैं, मतलब I भी हो सकता है। ये आपका एथिल आयोडाइड है। कौन है? एथिल आयोडाइड। अब इस पर हम जलीय NaOH या आप KOH कौन सा लेंगे? जलीय, अल्कोहलीय मत लेना। अगर हम जलीय NaOH या KOH की क्रिया कराते हैं तो इतना तो आपको पता है कि Na प्लस चार्ज होता है, OH निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर C2H5 में I निगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्लस चार्ज होगा 100%। तो ये Na प्लस जो होगा I नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा तो NaI बन जाएगा और C2H5 इस वाले के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा जो बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा और प्लस NaI बन जाएगा। यही तो है एथिल अल्कोहल। कौन है? एथिल अल्कोहल है। समझ में आया कि नहीं? तो लिखना कैसे है? लिखना बहुत आसान है। आप बताएंगे जब हम एथिल आयोडाइड या एथिल हैलाइड की अपक्रिया जो है जलीय NaOH या KOH के साथ कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। बस इतना लिख करके रिएक्शन दे दो, काम हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? चलो दूसरा देख लेते हैं। अगला रिएक्शन है एथिल एसीटेट के जल अपघटन से। एथिल एसीटेट के जल अपघटन से। अब एथिल एसीटेट का फार्मूला तो याद होना चाहिए, जब तक फार्मूला नहीं पता रहे कैसे बनाओगे। तो एथिल एसीटेट देखो, इसका फार्मूला होगा CH3COO C2H5। ये है एथिल और ये एसीटेट आयन है। तो एथिल एसीटेट, इस पर हम करेंगे भाई जल अपघटन कह रहा है, मतलब हम जलीय H2O की अपक्रिया कराएंगे। और एक बात ध्यान रखना, H प्लस चार्ज होना चाहिए अथवा OH निगेटिव चार्ज, मतलब अम्लीय माध्यम में कराओ और चाहे क्षारीय माध्यम में कराओ। तो ये जो आपका है इसको यहीं से काट देना और H2O में आपको पता है HOH होगा, इसको भी काट लेना। तो ये निगेटिव होगा, प्लस होगा। तो अब इसमें नहीं पता है क्या है, तो इधर CH3 वाला जो होता है CH3COO निगेटिव होता है, तो जाहिर सी बात है C2H5 जो है प्लस होगा, पक्का है ये प्लस होगा। जब इधर वाला कंफर्म हो गया निगेटिव है तो इधर वाला तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ये वाला निगेटिव जो होगा इस वाले पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव जो होगा इस वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा जो बनेगा
CH3 COOH बन जाएगा और C2H5OH बन जाएगा। ये हमारा एसिटिक एसिड है। कौन है? एसिटिक एसिड है। और ये हमारा एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल। समझ में आई बात कि नहीं? तो बस यही कहना है। क्या कहना है? आपको इतना ही लिखना है कि जब हम यह एथिल एसिड, इसका नाम लिख लीजिएगा एथिल एसीटेट, जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन, ये वाटर है, जल अपघटन कराते हैं या जल से अपक्रिया कराते हैं अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में, कौन सा माध्यम होगा? अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम होगा, तो एसिटिक एसिड तथा एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। बस इतना ही आपको लिखना, आराम से रिएक्शन दे देना। क्यों? समझ में आया कि नहीं? चलो अगला देखते हैं। अगला एथिल अल्कोहल बनाने की विधि में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। चलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे एथिल अल्कोहल बनाओगे इसको देख लेते हैं। भाई अगर हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, ये कौन है? फॉर्मल्डिहाइड है, ध्यान रखिएगा। इस पर जो है CH3MgI, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, नाम याद रखना, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, इनकी अपक्रिया कराएंगे तो योग होगा। मतलब ये जो आपका HCHO लिखा है भाई, इसी कार्बन पर जो है ये CH3 लग जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ MgI लग जाएगा, तो HC यही है, एक H इधर भी है, तो यहाँ CH3 लग जाएगा, यहाँ OMgI लग जाएगा। इस पर जो है हम H2O की अपक्रिया कराएंगे और कब कराओगे? अम्लीय माध्यम में कराएंगे, तो होगा क्या? OH जो है MgOHI बना लेगा और यहाँ H लग जाएगा, CH3 CH2OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH और प्लस MgOHI बन जाएगा। ये तो जानते ही हो, इसी को बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, एथिल अल्कोहल। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल आयोडाइड। समझ में आया कि नहीं? तो लिखना क्या है? लिखना इतना है कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड पर मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की अपक्रिया कराते हैं तो जो बनता है उसका जल अपघटन कराने पर हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो है, एक विधि और है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराएंगे। कैसे कराओगे? देखो, ये हमारा CH3 CH2MgI है, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और ये भी एक ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है भाई। इस पर जो है O2 की अपक्रिया कराएंगे, हाफ O2, तो ये O जो है यहाँ बीच में लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2O MgI बन जाएगा। और इस पर जो है HOH, मतलब जल की अपयोग कराएंगे, तो Mg जो है इस OH को ले लेगा और H जो है यहां लग जाएगा, तब भी आपका CH3 CH2OH बन जाएगा और प्लस MgOHI बन जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये योग होता है, यानी दोनों का योग होता है। योग होने के बाद जल अपघटन कराने पर ये टूटते हैं। तो आप जो है अगर एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड पर ऑक्सीजन की अपक्रिया कराते हैं तब जो बनता है उसका जल अपघटन कराने पर हमें जो है एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ये दोनों है, ये भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, ये भी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा जो है एथिल अल्कोहल बनाए जाते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम अगले बनाने की विधि की बात करें तो डाई एथिल ईथर के जल अपघटन से, डाई एथिल ईथर के जल अपघटन से। अब आपको डाई एथिल ईथर का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। तो डाई एथिल ईथर मतलब दोनों साइड में एथिल लगा रहेगा, बीच में ईथर समूह रहेगा। तो इसका फार्मूला जो है आप जानते हैं, C2H5O C2H5, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। देखो बच्चों, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चीज बना नहीं पाओगे। अब पता कैसे होगा? पता ऐसे होगा कि जो भी बताया, जैसे आज अब हमने आपको डाई एथिल ईथर का फार्मूला बताया, तो अब ये आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए कि डाई एथिल ईथर का फार्मूला जो है C2H5O C2H5, ये जो है डाई एथिल ईथर का फार्मूला है।
यानी जो भी फार्मूले आपको नए मिले वो आपको तुरंत तैयार कर लेना है। जब फार्मूले तैयार रहेंगे तभी रिएक्शन समझ में आता है। समझ में आई बात कि नहीं? अब कहीं इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप डेली रिएक्शन देखते रहो और फार्मूले को याद करते रहो। बस रिएक्शन नहीं रटना है, फार्मूला केवल तैयार करना है बस। तो डाई एथिल ईथर है, इसका जल अपघटन कह रहे हैं, मतलब H2O की अपक्रिया कराने कहा गया है। अब ये जल अपघटन होगा क्या? तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब व ताप पर, यानी उच्च दाब व ताप पर अपक्रिया कराएंगे। तब इसमें होगा क्या? आप जानते हैं ये कटेगा कहीं ना कहीं से, और H2O जो है HOH होता है, ये भी कटेगा। तो अब भाई C2H5O निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, इसको यहाँ लगा देंगे, और C2H5OH को यहाँ लगा देंगे, तो ये भी OH बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तब आपका दो पार्टिकल C2H5OH बन जाएगा, तो ये आपका एथिल अल्कोहल होगा। क्या होगा? एथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो आपको इतना ही लिखना है कि जब हम डाई एथिल ईथर को जल अपघटन तब H2SO4 और उच्च दाब व ताप पर कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आ गया रिएक्शन? अगला रिएक्शन देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगले रिएक्शन की बात करें एस्टल्डिहाइड के अपचयन। तो एस्टल्डिहाइड का फार्मूला तो पता होना चाहिए। अब मैं आपसे यही कहता हूं कि फार्मूला याद होना चाहिए। एस्टल्डिहाइड, भाई एल्डिहाइड मतलब CHO समूह होता है, एस्टल्डिहाइड का मतलब CH3, तो ये आपका होगा CH3CHO, यही तो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। बार बार आप नाम लिखोगे तो याद हो जाएगा। एस्टल्डिहाइड का आप चयन कराओगे, भाई नवजात हाइड्रोजन इसमें लाके जोड़ोगे। अब एक यहाँ जोड़ देना, एक यहाँ, मतलब दो ले लेंगे। कहाँ से लाएंगे इसको? LiAlH4 इसके साथ करा लेंगे, तो ये हमारा सीधा सीधा जो है CH3CH2OH, और एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, CH2 बन जाएगा, एक इसके बगलिया लगा देंगे, तो एथिल अल्कोहल बन गया आराम से, एथिल अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं? तो इतना तो लिखना है कि एस्टल्डिहाइड का आप चयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। कितना आसान रिएक्शन है, परेशान रहते हो। चलो अगला देखते हैं। अगला रिएक्शन है एसिटिक अम्ल के अपचयन से। एसिटिक अम्ल जानते हो, बड़ा आसान है भाई, वही तो है CH3COOH, इसका आप चयन कराएंगे। नवजात हाइड्रोजन कहाँ से लाए हो? ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या ना समझ में आए तो Na/C2H5OH ले लेना। दोनों तो आपको नवजात हाइड्रोजन दे ही दे। कितना लगेगा? कम से कम 4 लगेगा। कैसे 4 लगेगा? देखो यहाँ 2 लगा देंगे, एक इसके बगल लगा देंगे, तो ये CH2OH हो जाएगा, एक H यहाँ दे देंगे, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा CH3CH2OH बन जाएगा, और एक इस OH को H दे देंगे तो H2O बन जाएगा। लो एथिल अल्कोहल बना तैयार है। समझ में आ गया नहीं? तो ये है एसिटिक एसिड। कौन है? एसिटिक एसिड है, इसका फार्मूला याद रखना। तो एसिटिक अम्ल के अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा Na/C2H5OH के साथ कराने पर हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर? बहुत आसान है, बस आपको समझने की देर है। जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा, सारे रिएक्शन आसानी से बन जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाना, एक इसके बगल, ये बना तैयार, और OH के बगल एक H दे देना, ये बना तैयार। 4 नसंट हाइड्रोजन लगेगा। समझ में आई बात? चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब अपक्रियाएं आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये सब अपक्रियाएं क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, खूब घुमा फिरा के खूब पूछा जाता है। पूछा जाता है तो जब कभी पढ़े रहोगे तब बताओगे ना। एथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियां 3 विधियां पूछा जाएगा तो इसमें से कोई बता लोगे, लेकिन ये ऐसे ही नहीं पूछे जाते। क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे लाइन लगा के पूछा गया, तो जब कुछ पता रहेगा तब बना पाओगे ना। तो इसीलिए इसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए, एक एक रिएक्शन को अच्छे से ध्यान रखिए, और यही सब रिएक्शन बार बार घुमा के मिलेंगे। जब अनेक स्टेप वाले अपक्रियाएं होती हैं तो ये सारे रिएक्शन वहीं यूज हो जाते हैं। समझ में आ गए? चलो देखते हैं ये वाला कहाँ यूज होगा। तो ये है एथिलअमीन से। एथिलअमीन का फार्मूला आपको पता होगा भाई, एक तो एथिल की बात कर रहा है तो CH3CH2 हो जाएगा, एमीन कह रहा है मतलब NH2 होगा। अगर एथिलअमीन पर हम HNO2 की अपक्रिया कराएं, किसकी? HNO2। देखो भाई ये नाइट्रस अम्ल है। कौन है? नाइट्रस एसिड है,
नाइट्रस अम्ल कहीं मिलता नहीं, इसको तुरंत बनाया जाता है। कहां से बनता है? NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो NaCl बन जाता है, HNO2 बनता है। ये नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रस अम्ल। और ये एथिल अमीन है। कौन है? एथिल एमीन। तो ध्यान समझिएगा, HNO2 जो है आपको अच्छे से पता है, HONO लिख सकते हो, यहां से OH निकाल लो, एक N, इस N के साथ N2 बना लो और इस ऑक्सीजन को इनको दे दो, H2O बना लेंगे। तो आराम से आपका जो बन जाएगा CH3CH2 ऑलरेडी है, और ये वाला OH इनको दे देते हैं जो यहां बनाए बैठे हैं, NN मिलके N2 बन जाएगा और H2O एक बनेगा ही बनेगा। तो कितना आसान है एथिल अल्कोहल बनाना, एथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से अगर हम एथिल अमीन का नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, अभी आया कहां से? NaNO2 प्लस HCl से आया है। तो नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तब हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये थे एथिल अल्कोहल बनाने की जो सामान्य विधियां थी, जो सब के सब पूछे गए हैं। तो ये सारी अभी इसी विधि का उपयोग करके जो है कार्बन की संख्या घटाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। यानी कुल मिला के सारे रिएक्शन कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए। तो उम्मीद करता हूँ सारी अपक्रिया समझ में आ गया होगा। चलिए इनके कुछ सामान्य भौतिक गुण देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें एथिल अल्कोहल के गुणधर्म की, तो गुणधर्म में सबसे पहले हम गुणधर्म में देखेंगे भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में 2-3 भौतिक गुण है जो आपके काम के हैं, इसको याद रखिएगा। देखो एथिल अल्कोहल जो होता है इसमें कोई रंग नहीं होता है, तो रंगहीन होता है। और दूसरी बात, स्पृष्ट गंध युक्त, यानी इसकी जो गंध होती है स्प्रिट जैसी होती है। कैसी होती है? स्प्रिट गंध। ना समझ में आए तो आप बता सकते हैं एल्कोहलिक गंध होती है। यानी अल्कोहल जो होता है इनका एक विशेष गंध होता है जिन्हें अल्कोहलिक गंध कहा जाता है। अल्कोहलिक गंध कह सकते हैं या स्प्रिट की गंध कह सकते हैं। और दूसरी बात, इसका स्वाद जो होता है तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण स्वाद का होता है। और दूसरी बात, ये द्रव होता है। समझ में आ गया नहीं? तो रंगहीन और ये तीक्ष्ण स्वाद का स्प्रिट जैसी गंध युक्त द्रव होता है। क्लियर? पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि यह जल से हल्का होता है, यानी जल में अगर मिलाओगे तो जल से हल्का होगा, जल नीचे होगा, अल्कोहल ऊपर होगा, तो जल से हल्का होता है। तथा इसका क्वथनांक याद रखिएगा 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 78.1 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। और अगली बात इसका मेन यह है कि यह जल में पूर्ण विलय है, यानी पानी में घोलोगे तो आराम से घुल जाता है। क्यों भाई? ये कार्बनिक यौगिक है तो जल में नहीं घुलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये अल्कोहल घुल जाता है। काहे को घुल जाता है? इसका रीजन ये है कि अल्कोहल जो है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। कौन सा बंध बनाता है? H बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। और जो जो कार्बनिक यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो जल में आसानी के साथ विलय होते हैं। तो ये जो है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिसके कारण ये जल में विलय होता है। क्लियर हो गया ना? तो ये इतनी बातें ध्यान रखिएगा इसके भौतिक गुण में। अब चलिए इनके प्रमुख रासायनिक गुणों को भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो एक बात याद रखना, हमने एक लेक्चर आपको पहले से ही बताया है कि अल्कोहलों के सामान्य गुणधर्म। तो वहां पर जितने भी लेक्चर्स दिए हैं सबको ऑलरेडी हमने बता रखा है। लेकिन फिर भी अब पढ़ रहे हो एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहलों के भी रासायनिक गुणधर्म की अगर हम बात करें तो चलिए कुछ मेन जो है इनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में आएगा तो अभिक्रियाएं आपसे पूछा जाता है। तो चलिए हम बताते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है धातुओं के साथ अपक्रिया। भाई एथिल अल्कोहल की बात कर रहे हो, धातु के साथ अपक्रिया कराओगे। चलिए देखते हैं कैसे कराते हो। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला तो याद ही होगा, उसको बताने की जरूरत तो नहीं होगी। C2H5OH है। इस पर हम मान लीजिए चलो अन्य धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं, इसको 2 पार्टिकल ले लेते हैं और इसको भी 2 ले लेते हैं। तो होगा क्या? यह हमारा C2H5ONA बन जाएगा और ये H2 गैस बाहर निकलेगा। तो ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड है। क्या है? सोडियम, ये है सोडियम एथॉक्साइड है। समझ में आई बात की? तो अब अगर सोडियम के साथ कराओगे सोडियम एथॉक्साइड, पोटेशियम के साथ कराओगे पोटेशियम एथॉक्साइड। समझ में आया? तो इसको लिखना कैसे है कि जब हम एथिल अल्कोहल की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। बस इतना लिख करके आराम से रिएक्शन दे देना, इतना आसान रिएक्शन है। समझ में आ गया? चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अपक्रिया, यानी एथिल अल्कोहल की अपक्रिया हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराएंगे। भाई 2 बात तो पता है, एक एथिल अल्कोहल दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल।
चलो दोनों बगल बगल रख के अभी देखते हैं क्या बनेगा। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला RCOOH है। भाई जनरल फार्मूले की अगर बात करोगे तो RCOOH ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिड जिसे बोलते हो। इस पर हम अब क्रिया कराएंगे C2H5OH की, ध्यान रखना। और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। तो जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, इतना आसान है। ये जो OH है यहाँ का H ले लेगा, तो HOH मिलकर H2O बना लेगा। इसको घुमा के इसी पे जोड़ देना है, तो बन जाएगा RCOO C2H5 हो जाएगा और प्लस H2O। तो ये जो बना है एक प्रकार का ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। तो ईस्टर बनता है। जैसे अगर ये रिएक्शन ना समझ में आए तो R की जगह पे यहीं पर आप CH3 ले लीजिए, COO, इस पर आप C2H5OH की क्रिया करा दीजिए। सेम रिएक्शन है, H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर देना। तो ये OH जो है यहाँ पे H होगा भाई, ये हमारा एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड। तो ये OH H के साथ H2O बना लेगा, H OH के साथ H2O बना लेगा। तो इसको इधर लगा देंगे, तो बन जाएगा CH3 COO C2H5 और ये H2O सेम बनेगा। एथिल एसीटेट, क्या नाम है इसका? नाम हमेशा इधर से प्लस वाले से लिखा जाएगा, एथिल एसीटेट, जो कि एक प्रकार का ईस्टर है। क्या है? ईस्टर। तो कुल मिला के अगर हम अम्ल और अल्कोहल की अपक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ईस्टर बनता है। ईस्टर का बनना ही ईस्टरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्टरीकरण। पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई? इतना लिख करके आराम से रिएक्शन दे देना। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है एसिलीकरण। ये एसिलीकरण क्या है भाई? एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया करा दो, एसिलीकरण हो जाएगा। कैसे कराओगे? देखो, एक तो आपको एथिल अल्कोहल का फार्मूला पता है, CH3CH2OH। इस पर हम एसिल CH3COCl की अपक्रिया कराएंगे। और जब CH3COCl की अपक्रिया कराओगे तो भाई ये Cl, ये H जो है Cl बन के निकल जाएगा और इसकी में इसको घुमा के लगा देना, तो हमारा बन जाएगा CH3 ऑलरेडी है, CO है और O C2H5 इधर लिखा है। और CH3CH2 का मतलब क्या है? C2H5 है और ये हमारा HCl निकल के चला गया, तो ये ईस्टर तो बन गया। क्या बन गया? ईस्टर। और ये एसिड क्लोराइड है, एसिड, या आप इसे जो है एसिटिल क्लोराइड कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड। एसिड क्लोराइड सामान्य नेम होता है और एसिटिल क्लोराइड एक कंपाउंड होता है। ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल पर एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया कराओगे तो ईस्टर बनता है और ईस्टर का बनना है एसिलीकरण कहलाता है। भाई एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया करा रहे हो तो इसीलिए एसिलीकरण अपक्रिया कहा जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में एसिलीकरण नाम से पूछा गया। अब कोई जरूरी नहीं है इसी से अपक्रिया कराओ। अगर आप C2H5OH पर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO CH3, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, नाम याद रखिएगा, काफी काम का है। इसकी अपक्रिया कराओगे कहीं ना कहीं काटोगे, यह उठा के इनको दे देना, एसिटिक एसिड बन जाएगा और इस पर इसको घुमा के लगा देना। तो एक तो हमारा बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा, अरे H इनको दे देंगे, CH3CO ऑलरेडी दिख रहा है, H हो जाएगा और CH3COO C2H5 हो जाएगा, CH3COO C2H5। तो ये हमारा ईस्टर है, ये हमारा एसिड है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब अगर अल्कोहल पर एसिटिक एनहाइड्राइड की भी अपक्रिया कराओगे तो ईस्टर बनता है। तो ये सब एसिलीकरण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आई बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी पूछे गए एग्जाम में। चलिए अगला देख ले। अगली अपक्रिया है हाइड्रोजन अम्लों के साथ अपक्रिया। चलिए देखते हैं कैसे होगा। भाई आप जानते हैं एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, हाइड्रोजन अम्ल मतलब HCl HBr HI कुछ भी ले सकते हो। इनके साथ जब कराएंगे इन प्रेजेंस से आप ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो होगा क्या?
भाई ये हमारा HOH मिलके निकल जाएगा और Cl यहाँ लग जाएगा तो C2H5Cl हो जाएगा और ये हमारा H2O बनेगा। ये एथिल क्लोराइड है। भाई ये अभिक्रिया आपको हमने हाइड्रो एल्केन बनाने की विधि में बताया है, तो वहां अगर याद होगा तो यहाँ आपको समझने की देर है, आराम से बना ले जाओगे। इसी तरीके से बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो आप पढ़ चुके हो। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है PCl3 और PCl5 के साथ अभिक्रिया। चलिए देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH तो ऑलरेडी है ही है। इस पर अगर आप PCl3 की अभिक्रिया कराते हो तो ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन में आप 3 ले लेना, तो ये एक आपका 3 भाग C2H5Cl बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा, H3PO3। आप देख रहे हैं 3 आगे लियो 3H हो जाएगा, तीनों हो जाएगा तो H3PO3 बनेगा। और यह आपका एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। और ये फास्फोरस अम्ल है, फास्फोरस अम्ल है, अम्ल एसिड। इसी तरीके से अगर आप C2H5OH पर PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो बड़ा आसान है। एक तो C2H5OH की जगह पे यहाँ Cl लग जाएगा और दूसरा जो है एक HCl बन जाएगा और एक POCl3 बन जाएगा, एक HCl बन जाएगा। यह है फास्फोरिल क्लोराइड और यह आपका वही है। तो कुल मिला के अगर आप PCl3 और PCl5 की अभिक्रिया अल्कोहल पर कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा गया है। चलिए बच्चों, अगला अभिक्रिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया है अलग अलग तरीके से, वो है निर्जलीकरण। अल्कोहल का निर्जलीकरण, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण काफी ज्यादा पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। भाई अगर आप C2H5OH की अभिक्रिया H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर कराते, कितने 100 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो आपका C2H5SO4 बनेगा और H2O निकलेगा। याद कर लेना, एक HOH के साथ H2O बन के निकल जाएगा, HSO4 इसी में आकर के लग जाएगा। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इतना समझ में, कब 100 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखिएगा। दूसरा यही अभिक्रिया अगर हम C2H5OH और प्लस C2H5OH दो पार्ट की लेकर H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो H जो है इस OH के साथ H2O बना लेगा, तो इसी को सरका के लिख देंगे। तो C2H5O, C2H5 और प्लस H2O, इसमें भी जल निकलेगा। ये हमारा डाई एथिल और बीच में ईथर समूह है। तो इस तरीके से अगर हम, और ये हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल को 7 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे तो डाई एथिल ईथर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों अभिक्रियाएं। और अगर थोड़ी से और आप होशियारी दिखाते हैं, यानी अगर आप एथिल अल्कोहल को CH3CH2OH को अगर आप कम H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तब होगा क्या, एक H इधर से OH इधर से निकल जाएगा। तो यही अल्कोहल आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H2O, तो एथीन बनता है। क्या बनता है, एथीन, जिसे आप एथिलीन के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब हम एथिल अल्कोहल को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं एथिल H2SO4 के साथ तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और इसी एथिल अल्कोहल को अगर कांग H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। अगर एथिल अल्कोहल को लेकर के शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो हमें एथिलीन प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया। चलिए बच्चों, अगली अभिक्रिया जो है बीहाइड्रोजनीकरण, अल्कोहलों का बीहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन को का बाहर निकलना, बीहाइड्रोजनीकरण। अगर हाइड्रोजनीकरण कहा जाए मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, तो यहाँ पर बी लगा है मतलब बाहर निकलना
होता है। तो चलिए देखते हैं भाई, ये आपका एथिल अल्कोहल है CH3 CH2OH। इसको आप करना क्या है, Cu के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दीजिए। एक एच निकल जाएगा तो बनेगा CH3 CHO और प्लस H2, ये उड़ जाएगा। ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। तो आप बताएंगे कि एथिल अल्कोहल को गर्म कापर उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो ये विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बोली जाती है। अगली अभिक्रिया चलिए देखते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भाई, ऑक्सीकरण आप कराओगे किसी न किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, चाहे KMnO4 द्वारा कराइए और चाहे K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में कराइए। तो भाई एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण जब कराओगे CH3 CH2OH, इसका पहले ऑक्सीकरण कराओगे तो ये आपका CH3 CHO बनेगा, मतलब यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। और फिर जो है पुनः ऑक्सीकरण कराओगे तो CH3 COOH बनेगा, ये एसिड होगा और ये एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड। तो कुल मिला के एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर कराने पर हम जो है एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और ये जो बना है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जिसे कहते हो। समझ में आया कि नहीं? तो अल्कोहलों का ऑक्सीकरण मतलब एथिल अल्कोहल का कराओगे पहले एसिटल्डिहाइड और फिर जो है एसिटिक एसिड बनता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। अगले रासायनिक गुण की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया है। चलिए देखते हैं हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कैसे देता है। देखो भाई, एक तो आपका CH3 CH2OH रहेगा ही रहेगा, इस पर आप I2 की अभिक्रिया करा देना और फिर जो है NaOH या KOH की अभिक्रिया करा देना और गर्म कर देना। तो I2 के साथ करा रहे हो तो CHI3 बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात NaI बनेगा, तीसरी बात HCOONA बन जाएगा और अगली बात ये H2O भी बनेगा 5H। तो ये आइडोफार्म है, आइडोफार्म है, ये सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड है। आप बताएंगे कि जब हम एथिल अल्कोहल का I2 और NaOH अथवा KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें आइडोफार्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। इस रिएक्शन को डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 और 6 याद रखोगे तो 5 ये बन जाएगा, 5 H2O बनेगा, बाकी ये क्लोर आइडोफार्म और सोडियम फॉर्मेट उतने बनेगा। समझ में आएगा नहीं? ध्यान रखोगे तो आराम से बना ले जाओगे, नहीं तो बना नहीं पाओगे। तो इस तरीके से जितने भी रिएक्शन हमने बताए सब के सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब चलिए कुछ इनके उपयोग की बात कर लेते हैं, किसके, एथिल अल्कोहल। पहला उपयोग जाने रहिएगा स्पिरिट बनाने में, यानी स्पिरिट के निर्माण में जो है एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, याद हो जाएगा, स्पिरिट बनाने में। और दूसरा विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, भाई कार्बनिक विलायक में एथिल अल्कोहल का धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और तीसरी बात याद रखना, मदिरा जैसे पेय पदार्थों के निर्माण में, आप जान रहे हैं जो भी पीने योग्य ड्रिंक आते हैं, मदिरा जैसे पेय पदार्थों में जो है एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, यानी एथिल अल्कोहल ही होता है। और अगला याद रखिएगा, ये जो ईंधन है, मोटर गाड़ियों में ईंधन चलाए जाते हैं, इसमें भी जो है एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, यानी ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और एक बात याद रखना, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो हमने आपको 4-5 बता दिए, अब इसमें से 2-3 याद रखना, एग्जाम में 1 है 2 ही पूछता है। समझ में आई बात? तो ये तो थे एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा इनके उपयोग। उम्मीद करते हैं सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बोर्ड एग्जाम में इसमें से अगर कुछ आता है तो आप एक भी छोड़ेंगे नहीं, सभी रिएक्शन बना ले जाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक न केवल लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास अगले लेक्चर के साथ।